देखिए, विश्व में चूने के प्रदेश, विश्व में चूने का प्रदेश यानी कि कार्ट्स रीजन इन द वर्ल्ड। चूने के प्रदेश जो हैं, चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिस तरह से यानी कि महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी तरह से भूमिगत क्षेत्रों के अंतर्गत भी जहाँ चूने वाली चट्टानें होती हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जिस तरह से धरातलीय क्षेत्र पर पर्वत श्रेणियाँ, पठार, मैदानी क्षेत्र ये विभिन्न रूप फैले हुए हैं, उसी प्रकार से भूमिगत क्षेत्रों, चूने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनको कहते हैं कार्ट्स स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले यानी कि कार्ट्स स्थलाकृतियों के अंतर्गत पढ़े अपन, तो कार्ट्स ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, ये यूगोस्लाविया प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और यूगोस्लाविया प्रदेश के अंतर्गत चूने वाली जो चट्टानें एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैली हुई होती हैं, जहाँ इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में देखें तो भारत में ऐसी स्थलाकृतियाँ जो हैं, रीवा के पठार, रांची का पठार है, चित्रकूट के आसपास ये पाई जाती हैं। गुप्तधाम कंदरा एक ऐसी गुफा है जो कि चूने वाली चट्टानों के द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से यानी कि विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, वो इन प्रदेशों के अंतर्गत बनती हैं। चूने वाले जो प्रदेश हैं, ये मुख्य रूप से जो है अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से फैले हुए हैं। और कार्ट्स स्थलाकृतियों के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक यूगोस्लाविया जाना जाता है। तो इस तरह से यानी कि कार्ट्स स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है, वो जैसे कंदरा है, कार्ट्स खिड़की है, पौनार्स है, आश्चुतासम है, निश्चुतासम, गुहा स्तंभ, हेलिक्टाइट। तो निश्चुतासम, हेलिक्टाइट ये जो है, ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कार्ट्स टोपोग्राफी is generally is the topography formed by the action of water in areas with silurian rocks. They are named after the karst regions of Yugoslavia, where they are found in the abundance. In India, such topographies are found near the Riva Plateau, Ranchi Plateau, and Chitrakoot. Guptadham Kandra is one such cave built by the karst process. Karst topography in India has also influenced information and रिप्लेशन ऑफ सेटलमेंट्स। यानी कि कार्ट्स स्थलाकृतियाँ जो हैं, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बनती हैं। और विश्व के अंतर्गत यूगोस्लाविया क्षेत्र के अंतर्गत, और भारत में जो है रीवा प्लेटो, रांची प्लेटो एंड चित्रकूट के अंतर्गत, और गुप्तधाम की जो कंदरा है वो इस तरह से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कार्ट्स टोपोग्राफी इज फॉर्मेड due to action of water in area of limestone. Some of the main features karst topography are कंदरा। कंदरा का मतलब होता है यानी कि गुफा के रूप में जो चूने वाली चट्टानों के अंतर्गत जब जल भूमि के अंदर ही अंदर बहता चला जाता है, और अंदर ही अंदर बहता हुआ वो अपर्दन करता रहता है और एक बड़ी गुफा का निर्माण कर देता है, उसको कहते हैं कंदरा। कार्ट्स विंडो, कार्ट्स यानी कि कार्ट्स विंडो का मतलब यानी कि जब
कंदरा का जो एक भाग होता है, यानी कि कंदरा की दीवार कहीं एक भाग से टूट जाती है और टूट करके अलग हो जाती है, तो वो जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं कार्ड्स विंडो। तो इस तरह से यानी कि जो निर्माण होता है वो निर्माण अलग अलग होता है। पॉनार्स वो होते हैं जब यानी कि भूमिगत जल एक दिशा से बहता है और वो आगे बहता हुआ चला जाता है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत वो बहता रहता है, एक लंबी सकड़ी गुफा के रूप में बहता है और फिर आगे जाकर के उद्गम हो जाता है। तो ऐसी जो स्थलाकृति बनती है उसको बोलते हैं पॉनार्स। आश्रितासम ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। आश्रितासम का मतलब होता है यानी कि जो कंदरा की छत से रिश्ते हुए चूने के जो तत्व हैं वो कंदरा की छत पर जमा हो जाते हैं, यानी कि जो कंदरा की छत है उस कंदरा की छत पर वो लटक जाते हैं, तो उनको कहते हैं आश्रितासम। निश्चितासम यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बनने वाली जो स्थलाकृति है उनको बोलते हैं निश्चितासम। गुहा स्तंभ, जब आश्रितासम और निश्चितासम दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बनता है गुहा स्तंभ, यानी कि कैविटी कॉलम। हेलेक्टाइट यानी कि कंदरा की छत के अंदर जब मकड़ी के जाल के रूप में जो चूने वाले तत्व होते हैं वो सूख जाते हैं और एक जाल का निर्माण कर देते हैं, ऐसी जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हेलेक्टाइट। हेलेक्टाइट जो है ये विभिन्न सूक्ष्म जो बारीक रेसे वाले जो कण होते हैं या धागे के समान जो आकृति बनती है उनको बोलते हैं हेलिक्टाइट। तो इस तरह से यानी कि इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण इस प्रकार से कंदरा के अंदर ही होता है। तो इस तरह से यानी कि चूने वाले जो प्रदेश हैं, चूने वाले प्रदेशों के अंतर्गत दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो कि भूमिगत जल के द्वारा दो प्रकार के कार्य होते हैं, जिनमें अपर्दन और निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें कंदरा है, पौनार्स है, ये डोलाइन है, युवाला है, सकुंड है, ये जो बनते हैं ये यानी कि जो बहता हुआ जल है उस जल के माध्यम से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और दूसरा जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, हेलेक्टाइट, आश्रितासम, निश्चितासम, ये जो है इनका निर्माण निक्षेपात्मक रूप में होता है, यानी कि जब पदार्थ धीरे धीरे निक्षेपित होते हैं, जमाव होते हैं, तो वो निक्षेपित पदार्थ के रूप में उनका जमाव हो जाता है, जिनको निक्षेपात्मक स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। देखिए इस तरह से यानी कि डोलाइन यानी कि जब चट्टानों पर जल पड़ता है, तो चट्टानों पर जब जल पड़ता है तो धीरे धीरे छिद्र बन जाते हैं, और जो छिद्र बन जाते हैं उनको बोलते हैं डोलाइन। जब डोलाइन धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है, जो कि सिंक स्ट्रीम, यानी कि सिंक स्ट्रीम का जो डोलाइन का जो आकार होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, जिसको सिंक पुल के नाम से भी या युवाला के नाम से भी जाना जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से इनका निर्माण होता है, और जब युवाला से धीरे धीरे भूमिगत जल रिश्ता है, लाइमस्टोन पेवमेंट यानी कि जो चूने वाली चट्टान है, तो उनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातल के अंदर जब जल प्रविष्ट करता चला जाता है तो धीरे धीरे वहाँ विभिन्न प्रकार की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें केव है, केव यानी कि गुफा। ये जब धीरे धीरे जल अंदर की तरफ बहता हुआ चला जाता है तो वो अंदर कटान करता चला जाता है, जिससे कि केव का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट यानी कि कंदरा की छत से ऊपर से नीचे की ओर जो जमाव होता है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। स्टेलेग्माइट यानी कि कंदरा की छत पर जब जल टपकता हुआ गिरता है
तो वहाँ चूने वाले चट्टान जो पदार्थ होते हैं उनका जमाव होता चला जाता है, और जो जमाव होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसको बोलते हैं स्टेलेमाइट। तो इस तरह से यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, और जो काठ से स्थलाकृतियाँ हैं वो इन प्रदेशों के अंतर्गत बनती हुई चली जाती हैं। इसमें जो काठ से स्थलाकृतियाँ हैं ये चूने के पत्थर वाली या चट्टानी क्षेत्रों में विभिन्न या विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण ये गोलन क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि जल के अंतर्गत जो तत्व घुलते हैं उनके माध्यम से इसका निर्माण होता है, जिन्हें काठ से स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। ये स्थल रूपों की अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन के कारणों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा भिन्न होते हैं, और इसके लिए जो आवश्यक दशा है यानी कि काठ से स्थलाकृतियों के निर्माण के विकास के लिए चूने वाली चट्टानों की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ऐसी आवश्यक दशाएं हैं जिनके होने पर वास्तविक काठ से स्थलाकृतियों का विकास हो पाता है, जिनमें काठ से स्थलाकृतियों के अभाव के लिए विस्तृत किंतु जो चूने वाली चट्टानें उनका उपयुक्त होना आवश्यक है। इसके अलावा सतह के नीचे घुलनशील चट्टानें होनी चाहिए, जिससे कि जल के अंतर्गत जो चट्टानें हैं वो रासायनिक क्रिया करके विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सकें। घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। इस कारण जल सेल की संधियों तथा छिद्रों से होकर चट्टानों को शीघ्र घुलने लग जाता है, और चट्टानों की पारगम्यता उसी सीमा तक अनुकूल मानी जाती है जिस सीमा तक उनकी संधियों में आवश्यक मात्रा में जल समाविष्ट होता है। यदि सेलें अधिक पारगम्य होती हैं तो जल शीघ्रता से उसे पार करके नीचे आधार में पहुंच जाता है। इस स्थिति में चट्टानों में घुलन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। काठ क्षेत्रों में विस्तृत गहरी घाटी होनी चाहिए तथा उनकी समीप ऐसे उच्च स्थल खंड हों जिनमें ऊपरी सतह के नीचे अधिक विस्तृत रूप में लाइमस्टोन शैली की स्थिति हो। इस दशा में उच्च भाग की ऊपरी सतह से जल रिसकर नीचे लाइमस्टोन में पहुंचता है तथा वहां से नीचे उतरकर ढाल के अनुसार नदी की घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्य द्वारा लाइमस्टोन शैल में घुल जाता है। घुलन क्रिया के कारण तरह तरह के छिद्र और कंदराओं का निर्माण होता है। चूँकि काठ से स्थलाकृतियों का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, अतः भूमिगत जल जो होता है उसकी भी पर्याप्तता होनी चाहिए, यानी कि जब भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में होगा तभी काठ से स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो इसलिए भूमिगत जल जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंतर्गत होना चाहिए। काठ से स्थलाकृतियों का जो निर्माण है वो तभी होगा जब यानी कि जो चट्टानें हैं वो घुलनशील क्रिया के अंतर्गत होंगी। तो इसलिए जहाँ रासायनिक क्रिया होती है, जहाँ चट्टानों के अंतर रासायनिक क्रिया हो सकती है, उन क्षेत्रों में ही इन स्थलाकृतियों का निर्माण हो पाता है।